हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो है वो भी मेरे लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अगर अपन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और कैपिटल गेन अराइज़ होता है, तो उसको कैसे एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने 2 ऑप्शंस बताए थे। आज मैं एक और ऑप्शन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक और नया ऑप्शन है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर वो एग्ज़ेम्प्ट हो सकता है। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको ये ऑप्शन और अच्छे से समझ आ पाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते जाएँ। आइए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन है सेक्शन 54 जीबी, जो कि एक और नया सेक्शन है इनकम टैक्स का एग्ज़ेम्पशन से रिलेटेड, और ये स्टार्टअप्स के लिए है। मतलब कि इंडिविजुअल या एचयूएफ वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था। होप आपने उसको देखा हो और आपको समझ आ गया हो। तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, और उससे जो कैपिटल गेन अराइज होता है, अब उसको अपन को बचाना है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में जो नेट सेल कंसिडरेशन है, इसको भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जो वैल्यू प्रॉपर्टी बेचने पे अपन को मिलती है या सर्कल रेट विच एवर इज हायर, उसको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब आपको इस केस में सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, ना कि कैपिटल गेन। तो नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, बट किस में? तो एलिजिबल स्टार्टअप्स के शेयर्स एक्वायर करने हैं। अब एलिजिबल स्टार्टअप्स क्या हैं? तो एलिजिबल स्टार्टअप्स भी डिफाइन करे गए हैं कि 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेटेड हों ऐसी कंपनीज, और 31 मार्च 2021 है पहले, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन इस डेट को अभी बजट 2021 से एक्सटेंड कर दिया गया है, मार्च 2022 कर दी गई है। मतलब मार्च 2022 से पहले पहले जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, वो एलिजिबल स्टार्टअप्स के मतलब स्टार्टअप्स मानने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ एक और कंडीशन ये है कि उनका जो जब जब से वो इनकॉर्पोरेटेड है, तब से लेके अभी तक उनका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ को क्रॉस नहीं किया हो, और वो सर्टिफिकेट मतलब डीपीआईआईटी का उनके पास सर्टिफिकेट हो, तो ऐसी जो कंपनीज है वो एलिजिबल स्टार्टअप मानी जाएंगी। तो जो असेसी है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ जिसने प्रॉपर्टी बेची है, उसको ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर्स एक्वायर करने हैं। और कितने एक्वायर करने हैं? मिनिमम 25%, मतलब 25% से ज़्यादा के एक्वायर करने हैं। तो जो असेसी के पार्ट है, वो क्या क्या है कि उसको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, किसमें? एलिजिबल स्टार्टअप में। 25% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है। कब तक करना है? रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले पहले। मतलब वो जब रिटर्न फाइल कर रहा है उससे पहले पहले उसको एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर्स एक्वायर करने हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1920 में मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची। अब 1920 की जो ड्यू डेट है वो है जुलाई 20। अपन असली की बात नहीं करते हैं क्योंकि कोविड के कारण ये एक्सटेंड हो गई थी, बट थ्योरेटिकल क्या है डेट? जुलाई 20। जुलाई 20 से पहले पहले मुझे शेयर्स एक्वायर करने हैं एलिजिबल स्टार्टअप के। तो मैंने अपने नेट नेट सेल कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स एक्वायर कर दिए। अब अपन क्या करते हैं, टाइम भी अपन को पता चल गया है, टाइम लिमिट क्या है, मैं रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले मैंने कर दिया इन्वेस्टमेंट। अब अपन रोल स्टार्टअप का क्या रोल है, उसको पैसे मिल चुके हैं, उसने मुझे शेयर्स इशू कर दिए, उसके पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ गया है। अब इस सब्सक्रिप्शन अमाउंट का क्या करना है? तो उसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट से विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर, विद इन 1 ईयर न्यू एसेट एक्वायर करना है। और अगर वो न्यू एसेट मतलब मेरी रिटर्न फाइलिंग की डेट से, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? जुलाई 20।
तो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले-पहले अगर वो एक्वायर नहीं करता और 1 साल अभी उसके बचे हुए हैं, तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में फॉर द टाइम बीइंग इन डिपॉज़िट कर दे ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन का। और फिर जब 1 साल खत्म हो रहा हो या उसका जो 1 साल का पीरियड है, उसमें वो न्यू एसेट एक्वायर कर ले। तो जैसे ही वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉज़िट करेगा, तो मुझे उस साल एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगी, या तो वो एक्वायर कर ले तुरंत के तुरंत एसेट, तो तब भी मुझे एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगा। अब उसको क्या करना है आगे? अभी तो उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 साल का टाइम है उसके पास, कौन से एसेट खरीदने हैं उसको? तो उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। सेकंड हैंड नहीं मानी जाएगी, ना ही ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसका उसने 100% डिडक्शन ले लिया हो, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं मानी जाएगी। ना ऑफिस अप्लायंसेस माने जाएंगे कि ऑफिस अप्लायंसेस अगर वो एक्वायर कर लेता है तो वो न्यू एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और ना ही कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आएगा। पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम आ जाएगा जब स्टार्टअप ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, मतलब वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करता हो स्टार्टअप, तो वो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब न्यू एसेट माना जाएगा वो वाला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि न्यू एसेट क्या है। न्यू एसेट है अपना न्यू प्लांट एंड मशीनरी, बट कुछ भी सेकेंड हैंड वगैरह नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद न्यू एसेट तो मैंने डिफाइन कर लिया। अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इस केस में होगा जो नेट सेल कंसिडरेशन है, उसको वो इन्वेस्ट करना है। और जो एलिजिबल स्टार्टअप है वो नेट सेल कंसिडरेशन पूरा का पूरा न्यू एसेट में लगा देता है, तो पूरे का एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसको, कैपिटल गेन जितना बन रहा है उतने का मिल जाएगा। अदरवाइज प्रोपोर्शनेट लगेगा। आइए ये एग्जाम्पल से भी अपन समझ जाते हैं कि मेरा नेट नेट सेल कंसिडरेशन बन रहा है 100 रुपए का। मेरी कॉस्ट थी उस हाउस प्रॉपर्टी की 70 रुपीज़। तो मेरा जो कैपिटल गेन है 30 रुपीज़। तो मुझे 30 रुपए बचाने के लिए जो ये 100 रुपए है, 100 रुपए मुझे शेयर्स में लगाने पड़ेंगे, एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर्स में लगाने पड़ेंगे, जिससे कि जो एलिजिबल स्टार्टअप है वो ये 100 रुपए के न्यू एसेट खरीद पाए। अब अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप जो है वो 100 रुपए के न्यू एसेट न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद पाती है, तो मुझे ये 30 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये 100 रुपए नहीं लगा पाती, सिर्फ 90 रुपए लगा पाती है, तो मुझे कितना मिलेगा? 90 रुपए इंटू 30, मतलब जो मेरा कैपिटल गेन अमाउंट है, डिवाइडेड बाय जो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन है, इससे मेरा आता है 27 रुपीज़। मतलब मुझे जो मैंने 30 रुपए मेरा कैपिटल गेन आ रहा था, मुझे एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? सिर्फ 27 रुपए, मतलब 27 रुपीज़ की मिलेगी। बाकी जो 3 रुपए हैं उसमें मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो अभी तो ये पूरा 1 साल का कार्यक्रम है कि 1 साल बाद मुझे पता चलेगा या विदिन 1 ईयर पता चलेगा कि कितने के एसेट खरीदे हैं। तो जब ये पूरा 1 साल खत्म हो जाएगा या उससे पहले जब एसेट एक्वायर होगा, उस साल अगर जो कंपनी है, कंपनी नहीं परचेज़ कर पाती पूरे अमाउंट की, तो मुझे जो मेरा डिफरेंस अमाउंट है 3 रुपए, मुझे उस साल टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि वो जो ड्यूरेशन दिया गया है, ड्यूरेशन इसलिए दिया गया है कि जो आपने जितने के शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए के, कंपनी पूरे 100 रुपए के एसेट खरीद पाए। और आपको कैसे पता चलेगा? आप शेयर होल्डर होंगे तो आपको पता रहेगा कि कंपनी ने वाकई ही न्यू एसेट खरीदा है, नहीं खरीदा, या कितने का खरीदा है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगी? प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी अगर कम इन्वेस्टमेंट होता है, कम के प्लांट एंड मशीनरी खरीदे जाते हैं, तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। और बाकी जो है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब विड्रॉल अगर अपन देखें कि विड्रॉल, ये जो एग्जेम्पशन अपन को मिली है वो विड्रॉ कब होगी, कौन कौन सी कंडीशन है जब विड्रॉ हो सकती है? तो 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि पहला तो यही था कि अगर न्यू एसेट में नहीं लगाया उसने, 1 साल के अंदर-अंदर भी कंपनी ने नहीं कोई एसेट खरीदे, तो जो एग्जेम्पशन मैंने ली है 30 रुपए, 30 रुपए जो मेरा कैपिटल गेन बन रहा था, 30 रुपए का जो मैंने एग्जेम्पशन लिया है वो विड्रॉ हो जाएगा, और मुझे जिस साल ये 1 साल खत्म हो रहे हैं, उस साल 30 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा,
जो ये एसेट खरीदा है कंपनी ने, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, वो 5 साल तक उनको लॉक इन पीरियड मतलब होल्ड करके रखना है, उससे पहले नहीं बेचना है। और अगर वो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मतलब कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो वो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सकती है। तो वो उसके लिए जो लॉक इन पीरियड बताया गया है, वो 3 साल है। मतलब 3 साल तक उसको होल्ड करके रखना है कंप्यूटर को, उससे पहले नहीं बेचना है। अदर देन कंप्यूटर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसके लिए 5 साल लॉक इन पीरियड दिया गया है कि कंपनी को 5 साल तक उस एसेट को संभाल के रखना है, उससे पहले नहीं बेचना है। जैसे ही बेच देगी तो जो असेसी है, मतलब मैं, इस मेरे एग्जांपल में मैं, मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा जिस साल वो एसेट ट्रांसफर होता है। वैसे ही मेरे ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। अभी तो कंपनी के ऊपर थी कि आपको एसेट नहीं बेचना, बट मेरे ऊपर भी है कि जो मैंने शेयर्स एक्वायर करे थे उसको मुझे 5 सालों तक नहीं बेचना है। अगर मैं बेच देती हूँ उससे पहले, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मेरी जो एग्ज़ेम्पशन है वो विथड्रॉल हो जाएगी और जिस साल मैंने बेचा उस साल मुझे टैक्स लग जाएगा। तो ये एक और ऑप्शन है कैपिटल गेन को बचाने का। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो जो कैपिटल गेन अराइज़ होता है उसको आप एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके। इस ये सेक्शन क्यों लेकर आई है गवर्नमेंट? इससे वो एलिजिबल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है। जो इंडिया में अभी स्टार्टअप स्कीम चल रही है, उससे जॉब्स क्रिएट करना चाहती है, वेल्थ क्रिएट करना चाहती है, तो इसके कारण उन्हें इनकम टैक्स में भी ये बेनिफिट लेकर आए हैं कि अगर आप कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं, तो ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, जैसे उनको पैसे मिले तो वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर पाएँ, उनको भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो। होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक